जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर में हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे आज की इस करंट अफेयर की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में, जो कि सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आप चाहे एसएससी का कोई एग्जाम देते हैं या कोई स्टेट एग्जाम या रेलवे का कोई एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं किसी भी स्टेट पे, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। आगे हम बात करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा, हम सबसे पहले राष्ट्रीय किसान दिवस अभी मनाया गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का जो पर्यटन है। पर्यटन में सबसे पहले आगरा जिला, यानी जो ताजमहल होता था वहाँ लोग जाते थे देखने, उसको पछाड़कर एक नया जिला आ गया सामने, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अभी एक भारतीय ने शतक बनाया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जूनियर निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2025, ये भारत में होने वाला पहला एडिशन है, पहली बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, इस वजह से इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और जो हमने कल पढ़ा था, कल का रिवीजन, प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा से रिलेट क्या प्रश्न बना, उसके बारे में जो आप कल पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन हम करने वाले हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं अपने आज के पहले टॉपिक पर, राष्ट्रीय किसान दिवस। बहुत बार पेपरों में पूछा गया, भैया राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 23 दिसंबर को। मैक्सिमम टाइम तो यही प्रश्न बनता है, बताइए किस तिथि को मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे 23 दिसंबर को मनाया जाता है। मैक्सिमम टाइम यही पूछा जाता है, लेकिन कुछ टाइम ऐसा हो जाता है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है, बताइए यह किसकी याद में मनाया जाता है। तो हम जानते हैं हमारे पांचवें प्रधानमंत्री हुए, जैसे अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उसी प्रकार हमारे जो पांचवें प्रधानमंत्री हुए चौधरी चरण सिंह, कौन थे, किस नंबर के मित्र, इसको भी याद रखेंगे। पांचवें प्रधानमंत्री कौन थे, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चरण सिंह। इनकी जयंती है इस दिन, यानी कब, तो 23 दिसंबर को जयंती है। यानी इनका जन्म कब होता है, तो जन्म 23 दिसंबर 1902 ईस्वी में होता है। जन्म की परिप्रेक्ष्य में बात करें, जन्म इनका कब होता है, 23 दिसंबर 1902 ईस्वी में। दरअसल उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इनका जन्म भी पूछा जाता है कि बताइए किस जिले में हुआ है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो इसको भी आप याद रखेंगे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश का हापुड़ जिला जो है, एक गांव पड़ता है नूरपुर गांव। कौन सा गांव, तो नूरपुर। कहाँ पर जन्म होता है, तो आप बता देंगे मित्र, उत्तर प्रदेश राज्य में के हापुड़ जिला, हापुड़ जिला, और कौन सा गांव है, तो नूरपुर गांव है, नूरपुर गांव। नूरपुर ग्राम में इनका क्या होता है, जन्म होता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, खास करके यूपी के एग्जाम के लिए। अब याद रखेंगे, अभी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आगामी एग्जाम के लिए, यानी एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, वहाँ पर भी प्रश्न देखने को ये 100% मिलेगा। रेलवे के और भी जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें देखने को मिल जाएगा। दरअसल ये नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा अभी हाल ही के दिनों में। चर्चा में होने की वजह क्या रही कि इन्हें 2024 में भारत रत्न दिया गया। किसे मित्र बात कर रहे हैं, तो चौधरी चरण सिंह को 2024 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। अब बताइए 2024 में दिया गया, तो आप बताएं, अब आप खुद ही सोचिए कितना नाम महत्वपूर्ण बन जाता है। तो एसएससी का जो जीडी का एग्जाम होने वाला 100% यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है दिवस के रूप में 23 दिसंबर को किसकी याद में मनाया जाता है, तो हम बताएंगे चौधरी चरण सिंह की याद में। हो सकता है इनका जन्म ना पूछे, या पूछ सकता है किस राज्य में जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ जन्म, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। हालांकि जीडी के एग्जाम में जिला नहीं पूछेगा कि बताइए हापुड़ जिले में हुआ। हालांकि यूपी का कोई एग्जाम आप देंगे तो वहाँ जिला भी पूछ सकता है, और अभी चर्चा में भी रहे तो हो सकता है कि पूछ भी ले। अगर पूछा जा सकता है 2024 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। अच्छा, इनके साथ साथ किसे भारत रत्न दिया गया, आप एक बार थोड़ा सा कमेंट करके मित्र बताना चाहेंगे, बता सकते हैं मित्र। अगर आप भी चाहते हैं किसी टॉपिक पर प्रॉपर वीडियो लाना, तो आप हमें एक बार कमेंट करके बताएं। हालांकि हम जीडी के लिए हम ट्राई कर रहे हैं 1 से 2 दिनों में, 1 जनवरी से लेकर नवंबर तक जितने भी करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको हम कवर कर लें, ताकि आपके जो जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न उसमें कवर कर लिए जाएं। चलिए उसी के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। हालांकि हमारा जो है राष्ट्रीय किसान दिवस से यही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बनेगा। अब आते हैं, उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल कौन सा बना है। जाहिर सी बात है, जान चुके होंगे, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश का अयोध्या जिला।
किस वजह से चर्चा रहा? तो राम मंदिर की वजह से यहाँ पर टूरिस्ट इस बार बहुत ज़्यादा आए। कौन सा जिला? अयोध्या जिला। किस वजह से? राम मंदिर की वजह से। पहले रिकॉर्ड जो है आगरा के पास था, ताजमहल देखने के लिए लोग आते थे, उसको पिछाड़कर इस बार जो नया आंकड़ा आया है, इस नए आंकड़े में जो है अयोध्या टॉप पर आ चुका है। और दूसरा स्थान जो है वह बनारस का रहा, वाराणसी दूसरे स्थान पर रहा। हालांकि हो सकता है इस कुंभ के बाद महाकुंभ जो लगने वाला है प्रयागराज में, प्रयागराज में रिकॉर्ड आ जाए, लेकिन अभी तक वर्तमान तक देखा जाए तो यह रिकॉर्ड किसके पास रहा? नवंबर तक अगर बात पूछा जाए तो यह रिकॉर्ड अयोध्या के पास रहा। तो यहाँ से आप याद रखेंगे। अच्छा, अगर हम इस पर पेज पे बात करें, सितंबर तक बात करते हैं, सितंबर 2024 तक। अगर हम सितंबर 2024 तक बात करें, यहाँ पर 476.1 मिलियन लोग आए। कितना? 476.1 मिलियन लोग, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 476.1 मिलियन लोग कहाँ पर आए हैं? अयोध्या में आए हैं। हो सकता है, बता चुके हम, महाकुंभ के बाद हो सकता है रिकॉर्ड टूट जाए, लेकिन अभी हाल ही के एग्जाम में 2-4-6 महीने में जो एग्जाम होने वाला है, कोई भी एग्जाम होगा, वहाँ पर यही आंकड़ा पूछा जाएगा, तो आप इसको याद रखें। अच्छा, उत्तर प्रदेश का आया है, तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए अभी 1-2 प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनते हैं। कौन सा बनता है? तो इसमें टारगेट रखा गया है, किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ, जो यानी उत्तर प्रदेश का एक जिला लखनऊ, इसके परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर टारगेट बनाया गया है 2026 तक। 2026 तक भारत की पहली नाइट सफारी, भारत की पहली होने वाली, इस वजह से किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। कब की बात कही जा रही है? तो टारगेट जो बनाया गया है 2026 तक बनाया गया है। भारत की पहली नाइट सफारी ओपन करने की घोषणा की गई है कि भैया भारत में पहली नाइट सफारी होगी, जहां पर आप जाकर शेर चीते जो हुए हैं वहां पर देख सकते हैं। ये भारत की पहली होगी, तो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यूपी के हैं तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। चलिए, अगर आगे इसी के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, अब उत्तर प्रदेश का नाम आया है, तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में एक प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी होते हैं, क्या होता है? उत्तर प्रदेश का डीजीपी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, अगर उत्तर प्रदेश का कोई डीजीपी बनता है तो उसके लिए ये बाध्यता होगी कि वह 2 वर्ष कार्यकाल जरूर करे। 2 वर्ष पहले वह रिजाइन भी नहीं कर सकता, ना अपने पद से मुक्त हो सकता है, कोई प्रक्रिया नहीं। तो डीजीपी कोई बनता है तो कम से कम आपको 2 वर्ष डीजीपी के पद पर सेवा देनी होगी, ये आपको याद रखना है। प्रश्न आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश के डीजीपी का कार्यकाल मिनिमम कितने दिन तक फिक्स कर दिया गया है? तो आप बता देंगे मिनिमम 2 वर्ष तो आपको कार्यकाल करना पड़ेगा डीजीपी के पद में। जो भी होगा डीजीपी के पद पर जो नियुक्त होगा उसको कम से कम 2 साल अपनी सेवा देना होगी। और अगला जो प्रश्न बन सकता है, अगला प्रश्न के बारे में बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा केवल यूपी के एग्जाम के लिए। लखनऊ में बात करें, उत्तर प्रदेश की लखनऊ में क्या किया गया है? उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस चलाई गई, जैसे आप गांव के भाषा में बात करें तो डबल तल्ले वाली, नीचे भी होगा ऊपर भी होगा, तो उस तरह की बसें, इलेक्ट्रॉनिक बसें उत्तर प्रदेश में लखनऊ जिले में अभी पहली बार चलाई गई हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने चर्चा की। उत्तर प्रदेश के का जो शीर्ष पर्यटन स्थल बना अयोध्या, उत्तर प्रदेश का नाम आया तो उससे रिलेटेड अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, उस वजह से हमने और बिंदुओं पर चर्चा कर ली। अब आगे बात करते हैं लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय। अभी हाल ही के दिनों में लिस्ट ए क्रिकेट में जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेलने से पहले आपको एक ट्रायल के रूप में जब आपका चयन हो जाता है तो आपको राज्यों के साथ कुछ टीमें बनाई जाती हैं, जिसमें आपको कुछ दिन खेलना होता है, अच्छा परफॉर्म करना होता है, तब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें लिस्ट ए में सबसे तेज शतक अभी लगाया किस बल्लेबाज ने, उनका नाम
क्या है, वहां पे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उनका नाम अनमोल प्रीत सिंह है। क्या नाम है, तो आप बता देंगे मित्र, अनमोल प्रीत सिंह। पेपरों के लिए याद भी रखेंगे क्योंकि एसएससी बहुत ज़्यादा क्रिकेट से प्रश्न पूछता है, खेल में सबसे ज़्यादा प्रश्न तो एसएससी ही पूछता है। अगर एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर ध्यान देंगे मित्र। अनमोल प्रीत सिंह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल एक क्या किस राज्य के खिलाड़ी हैं, तो पंजाब के बल्लेबाज हैं, पंजाब के बल्लेबाज हैं। अनमोल प्रीत सिंह किसके लिए खेलते हैं, तो पंजाब के लिए बल्लेबाजी करते हैं। तो इन्होंने किसमें लगाया, तो विजय हजारे ट्रॉफी, किसमें लगाया पता, तो विजय हजारे ट्रॉफी। कहां पर, तो आप जानते हैं अहमदाबाद के स्टेडियम में, हाँ वही नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो जानते हैं आप, तो बिल्कुल आपने सही सुना। तो कहां पर लगाया इन्होंने, अहमदाबाद स्टेडियम में लगाया। अगर पूछा जाए किसके खिलाफ लगाया, तो आप बता देंगे मित्र, अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ, अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ। कितनी गेंदों में अगर पूछा जाए, तो इन्होंने 35 गेंदों में शतक लगाया है, 35 गेंद में। तो आप इसको भी याद रखेंगे मित्र। यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाएगा, नॉर्मली अगर प्रश्न पूछता है तो लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक अभी हाल ही में किसने लगाया, तो अनमोल प्रीत सिंह का नाम याद रखेंगे। मैक्सिमम टाइम उम्मीद यही कर सकते हैं कि यही प्रश्न पूछा जाएगा। बहुत रेयर चांस होता है कि यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए, लेकिन आप थोड़ा सा अपने ज्ञान को बूस्ट करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं इस बिंदु पर। चलिए आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जूनियर निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2025 के बारे में। दरअसल इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, ये भारत में पहली बार आयोजन किया जा रहा है। भारत मेजबानी करेगा, मेजबानी कौन कर रहा है, भारत पहली बार कर रहा है, ये भी याद रखेंगे। देखिए मित्र, अंतर्राष्ट्रीय जूनियर निशानेबाजी, जूनियर स्तर का जो भारत है, जूनियर स्तर की बात करें निशानेबाजी में, भारत इसकी मेजबानी पहली बार कर रहा है। भारत जो है जूनियर स्तर पर पहली बार मेजबानी कर रहा है। लेकिन अगर वहीं बात करें सीनियर का, भारत मेजबानी 2023 में कर चुका है। सीनियर की बात करें तो 2023 में भारत कर चुका है। ये भी आप याद रखेंगे। कहाँ पे, तो ये भोपाल में, कहाँ पर, भोपाल जानते हैं मध्य प्रदेश में पड़ता है। भोपाल में इसका आयोजन कर लिया गया है सीनियर स्तर का। अब की बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि जूनियर स्तर पर इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। तो इसको आप याद रखेंगे, पहली बार भारत में आयोजन किया जा रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर इसी के परिप्रेक्ष्य में बात करें, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, तो आप बता देंगे मित्र, नेशनल कौन कर रहा है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसी के अंडर अब की बार जो है जूनियर निशानेबाजी की वर्ल्ड कप होने वाला है, जो 2025 में, इसका मेजबानी कौन कर रहा है, भारत। और कौन इसको होस्ट करेगा, तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका होस्ट करने वाला है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, जो आज का करंट अफेयर था हमने उसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की। अब हम रिवीजन क्लास पर आते हैं। रिवीजन क्लास में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। रिवीजन में हम क्या क्या पढ़ते हैं, हमने पिछले दिनों क्या पढ़ा, प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा इंपॉर्टेंट रही। कब से कब तक थी, तो 21 से 23 दिसंबर। 21 से 23 दिसंबर एक कहाँ की यात्रा है, कुवैत यात्रा है। तो इसको पर भी ध्यान देंगे, यहाँ पे प्रश्न आपके एग्जाम में बनना तय है। देखिए 21 से 23 दिसंबर तक प्रधानमंत्री कुवैत में रहे, और वहां पर उन्हें कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। क्या है मित्र, बताएंगे, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, जिसे प्रधानमंत्री को दिया गया। अगर इसी के परिप्रेक्ष्य में बात करें, कुवैत का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। इसको आप याद रखें। कुवैत जब पहुंचे तो वहां उनका स्वागत किया गया, वहां भारतीय लोगों से प्रधानमंत्री मिले। जो कार्यक्रम रखा गया उस कार्यक्रम को कहा गया हला मोदी। तो ये दो प्रश्न आपको याद रखना है, एक तो हला मोदी कार्यक्रम का नाम, दूसरा कुवैत का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन सा है, तो ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये आप याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं वुमेन अंडर 19 एशिया कप। इसमें आपको याद रखना है विजेता का नाम। विजेता कौन है, विजेता
भारत और उपविजेता बांग्लादेश रहा। आप यहां पर देखेंगे वुमेन वाला है, अगर मेल में बात करें तो इसका अपोजिट हो जाता है, बांग्लादेश जीता, भारत को हराकर जीता है। तो मैन कैटेगरी में, हालांकि वुमेन में ये पहला संस्करण था, महिलाओं में पहला संस्करण था एशिया कप का, इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको आप याद रखेंगे, 100% है, एग्जाम में पूछा जाएगा। वजह क्यों रही कि पहली बार आयोजन किया गया और पहली बार ही भारत जीत चुका है। और दूसरा यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, 41 रनों से हरा है, यहाँ पे नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ प्रश्न पूछा जाएगा इसका होस्ट कंट्री कौन सा रहा। ज़्यादातर लोग भारत या बांग्लादेश या पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे, श्रीलंका ऐसे देशों पर जाएंगे, लेकिन इसकी जो होस्ट कंट्री रहा मलेशिया रहा। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में, यानी जो इसका होस्ट रहा, कौन रहा, होस्ट के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसका होस्ट रहा मलेशिया। होस्ट कौन रहा, मलेशिया। और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में इसका आयोजन किया गया, तो इसको भी आप याद रखेंगे। पहली बार हुआ है तो कितने टीमों ने हिस्सा लिया वो भी पूछा जा सकता है। तो एक तो बांग्लादेश आ जाता है, मलेशिया आ जाता है, श्रीलंका आ जाता है, भारत, पाकिस्तान और नेपाल। एक टोटल 6 टीमें हैं जिन्होंने इस अंडर 19 एशिया कप में जो वुमेन का हुआ इसमें पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कितनी टीमों ने हिस्सा लिया। 6 टीमें थी एशिया महाद्वीप की, उसको आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना। पूछा जा सकता है किसके द्वारा चलाई गई, तो दिल्ली के द्वारा चलाई गई, दिल्ली में चलाई गई है, तो किसके द्वारा चलाई गई होगी, तो जानते हैं आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल के द्वारा चलाई गई कौन सी योजना, अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना। हालांकि अम्बेडकर का नाम अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो इस वजह से ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें मित्र, तो इसमें टारगेट रखा गया है कि जो SC ST हैं, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उनको दिल्ली सरकार क्या करेगी, अगर वो विदेशों में पढ़ने जाते हैं, तो विदेशों में अगर पढ़ने जाते हैं SC और ST, तो उनका जो खर्चा होगा वो दिल्ली सरकार उठाएगी। यहाँ तक कि उनके पढ़ने का खर्च के साथ साथ उनके आवागमन का खर्च भी कौन उठाने वाला है, तो दिल्ली सरकार उठाने वाली है। याद रखिएगा, पढ़ने का खर्च जो वहाँ पर फीस लगेगी उसका भी, और आवागमन का खर्च यानी आने जाने का जो भी खर्चा लगता है उसको कौन उठाएगा, तो दिल्ली सरकार उठाने वाली है। इसी के परिप्रेक्ष्य में बात करें, इसी के 2-4-5 दिन 10 दिन पहले 12 दिसंबर के दिन दिल्ली सरकार ने एक और योजना चलाई। उस योजना का नाम संजीवनी योजना है। संजीवनी से आपका नाम पता चल गया होगा कि इस दवा से रिलेटेड होगी। जी हाँ, में तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। संजीवनी योजना के परिप्रेक्ष्य में बात करें, दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई गई। इसमें कहा टारगेट क्या रखा गया है, जो भी बुजुर्ग होंगे उनका इलाज मुफ्त में किया जाएगा। बुजुर्गों का इलाज क्या होगा, मुफ्त में किया जाएगा। वाकई में ये बहुत अच्छी योजना है। हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में प्रत्येक राज्य की सरकारें ऐसी योजना लेकर आए जिसमें बुजुर्गों का कम से कम इलाज किया जाए। ठीक है, तो कुछ ना कुछ उनको सुविधाएं देनी चाहिए। हालांकि भारत सरकार के द्वारा काफ़ी योजनाएं चलाई गई हैं जिसमें इलाज मुफ्त में होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने चर्चा की थी कल के विषय में, भारतीय वन रिपोर्ट 2023, ये 2024 में पेश की गई है। ये 2023 में मत जाइए, अभी पिछले दिनों ही पेश की गई, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आगामी 2 वर्ष तक बनने वाले हैं। दरअसल यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्षों में आती है, इसको भी आप याद रखेंगे। प्रत्येक वर्ष नहीं आती, 2 वर्षों में एक बार आती है। यानी इससे पहले 2021 की रिपोर्ट 2022 में आई थी। तो उसके अकॉर्डिंग, उससे तुलना करते हुए अगर हम बात करें, भारत में वन और वृक्ष का आवरण जो है, यानी कितने क्षेत्रों पे वन और वृक्ष पाए जाते हैं, तो हम बात करें 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में वन पाए जाते हैं, जो कि टोटल भारत के टोटल एरिया का, जो भारत का टोटल एरिया है, अगर उसकी बात परिप्रेक्ष्य में बात करें 25.7% है। हालांकि भारत सरकार ने टारगेट रखा कि हमारे जो क्षेत्र है 33% क्षेत्रों पर वन होना चाहिए। भारत सरकार का अगर टारगेट पूछा जाए तो 33%, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में कितना है, तो 25.7% है। अगर हम बात करें ये भारतीय वन रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है, तो उस समय जब रिपोर्ट पेश की जाएगी उस समय केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जो होता है वही पेश करता है। इस समय कौन है, भूपेंद्र यादव, यानी भूपेंद्र यादव जी ने इस रिपोर्ट को पेश किया है। अगर बात करें 2021 के बाद 2023 में आ रही है, तो इसको इंपॉर्टेंट रखना है। और इसमें बात करें क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुई है, 1445 वर्ग किलोमीटर की इस वर्ष, मतलब 2 वर्षों में किलोमीटर स्क्वायर में, यानी 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इतना क्षेत्रफल वनों में वृद्धि हुई है। वाकई बहुत अच्छी रिपोर्ट है, अभी और वृद्धि करनी चाहिए, 33% कम से कम होने चाहिए। रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्षों में आती है, ये तो आपको पता है। अधिकतम
वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है, यानी जहां पर जैसे आप देख रहे हो 2021 में कितना थी और 2023 में 1445 अब की बार बढ़ोतरी हुई। तो उसी अकॉर्डिंग अगर बात करें सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई, तो इसमें नाम आता है मध्य प्रदेश का, और माफ कीजिएगा छत्तीसगढ़ का आता है। किसका आता है? छत्तीसगढ़ का 684 किलोमीटर स्क्वायर। शायद पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ 684 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जो दूसरा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का 559 किलोमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर कह रहे हैं गलती से भाई, किलोमीटर स्क्वायर है, उसको आप याद रखेंगे। अगर वहीं ओवरऑल परसेंट में बात करें तो परसेंट में सबसे ज्यादा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? एमपी में पाए जाते हैं परसेंट की मात्रा में। वहीं अगर बात करें देखिए थोड़ा सा गलत बोल गए हम, यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे अधिक वन पूछा जाए, अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, किस क्षेत्रफल की दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो एमपी में पाया जाता है, यानी मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर वहीं प्रतिशत में पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे कहाँ पर पाया जाता है मित्र। तो अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो प्रतिशत में पाया जाता है लक्षद्वीप में। कहाँ पर? आप बता देंगे लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में हमने जो पिछले दिनों पढ़ा उसका फटाफट एक बार पुनः रिवीजन हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी पिछले दिनों की बात है, भारत ने किस देश में 2021 से बंद, यानी 2021 से बात करें बंद था दूतावास किस देश का, मतलब भारत ने उस देश में अपना दूतावास 2021 से बंद कर दिया था। अब भारत सरकार पुनः उस देश में अपना दूतावास चालू करने चल रही है, तो वह देश कौन सा है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है मित्र, ये जरूर बताएंगे। अगर कोई डाउट होता है या कुछ भी आपको समस्या लगती है, आप हमसे कमेंट करके बात कर सकते हैं मित्र। अगर आप भी हमें फॉलो करना चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए, जो नोट्स बनाई जा रही है, अगर आपको वो चाहिए तो आप भी हमें कमेंट करके बता दें और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। हम वहीं पर आपको सारी जो पीडीएफ होगी वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाकी क्लास कैसी लगी है वो जरूर बताएंगे मित्र। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। कोशिश कीजिए जो साथी तैयारी कर रहे हैं उन तक यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए। बहुत कम समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो होंगे, हम मेन जो करंट अफेयर होंगे जो 100% पूछे जाने के चांस हैं किसी न किसी एग्जाम में, हम उन्हीं के बारे में डेली चर्चा करेंगे। बाकी क्लास आपको जैसी भी लगती है आप हमें बताइए। अगर कोई कमियां भी हों तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उन कमियों को सुधार करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अब अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्र।